आज हमारे सामने मनोविज्ञान के कुछ ऐसे रिसर्च पेपर्स और दस्तावेज हैं जो उस एक सवाल का जवाब देते हैं जिसे लेकर हम सब कभी ना कभी उलझे हैं। आखिर ये होशियारी को नापा कैसे जाता है? हम अक्सर कहते हैं कि फला इंसान बहुत बुद्धिमान है या उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन जब बात विज्ञान की आती है तो मतलब सिर्फ हवाई बातों से काम नहीं चलता। विज्ञान को पैमाने चाहिए होते हैं। ठीक है, आइए ऐसे समझते हैं। आज का ये सफर सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि कौन कितना होशियार है, बल्कि ये उस पूरी दिलचस्प यात्रा के बारे में है कि हम उस होशियारी को विज्ञान की भाषा में कैसे मापते हैं। इसके लिए हम मनोविज्ञान के एक बहुत ही विस्तृत स्रोत का गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा में जुड़ते हुए मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम इस स्रोत से बुद्धि के अलग अलग सिद्धांतों, इसके दिलचस्प इतिहास और आधुनिक IQ परीक्षणों का विश्लेषण करेंगे। हमारा लक्ष्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि बुद्धि का मापन क्या है, बल्कि यह समझना है कि यह क्यों मायने रखता है, इसके पीछे कौन सी विचारधाराएं रही हैं। हम गहराई में जाके ये समझेंगे कि कैसे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने माना कि होशियारी सिर्फ एक ही चीज़ है और कैसे दूसरों ने कहा कि नहीं, इंसान अलग अलग तरीकों से होशियार हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, आखिर ये बुद्धि है क्या? स्रोत के अनुसार इसकी शुरुआत जनरल फैक्टर थ्योरी या असामान्य कारक सिद्धांत से होती है। 1904 में चार्ल्स स्पीयरमैन नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने एक विचार दिया था। उन्होंने कहा कि बुद्धि में एक G फैक्टर यानी जनरल फैक्टर होता है और कुछ S फैक्टर्स यानी विशिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक बुद्धि होती है। अगर इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो मान लीजिए कोई व्यक्ति खेल कूद में बहुत अच्छा है, वो जो भी खेल खेलता है उसमें एक बुनियादी शारीरिक क्षमता या स्टैमिना काम करता है, इसे हम G फैक्टर मान सकते हैं। लेकिन अगर वो क्रिकेट में फुटबॉल से ज्यादा अच्छा है तो क्रिकेट की वो विशिष्ट तकनीक उसका S फैक्टर है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। मतलब स्पीयरमैन का ये विचार उस समय बहुत प्रभावशाली रहा। उनका मानना था कि अगर आपका G फैक्टर मजबूत है तो आप हर दिमागी काम में औसतन बेहतर ही होंगे। लेकिन आगे चलकर ये विचार काफी विवादों में भी आ गया। स्रोत में 1998 के जेनसन के एक दावे का जिक्र है। जेनसन ने ये विवादास्पद दावा किया कि ये जो G फैक्टर है वो मुख्य रूप से आनुवांशिक है, यानी हमें अपने माता पिता से मिलता है और हमारे पर्यावरण का उस पर कोई खास असर नहीं होता। ये तो बहुत ही बड़ा दावा है। हाँ बिल्कुल। यहाँ श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हम स्रोत में दी गई जानकारी का केवल एक निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। हम इस बात का या किसी भी वैचारिक दावे का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जेनसन के इस दावे की उस समय बहुत तीखी आलोचना हुई थी, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि पर्यावरण बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो क्या स्पीयरमैन और जेनसन की ही बात अंतिम थी? क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान का दिमाग इतना सरल तो नहीं हो सकता कि उसे सिर्फ एक G फैक्टर में समेट दिया जाए। उस समय के बाकी विचारकों का इस पर क्या सोचना था, जैसे अल्फ्रेड बिने? बिने का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग था। बिने इस बात से सहमत नहीं थे कि होशियारी को एक सिंगल G फैक्टर में बांधा जा सकता है। उनका मानना था कि बुद्धि कई अलग अलग योग्यताओं का एक जटिल समूह है। इसमें अमूर्त तर्क करना या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, चीजों को समझना और उद्देश्यपूर्ण सोच रखना शामिल है। बिने के अनुसार आप किसी इंसान को सिर्फ एक पैमाने पर रखकर उसकी पूरी बुद्धिमत्ता का आकलन नहीं कर सकते। और शायद यहीं से कहानी मल्टी फैक्टर थ्योरी या बहुकारक सिद्धांतों की तरफ मुड़ती है। स्पीयरमैन के उस अकेले G फैक्टर को नकारते हुए थर्स्टन ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात की। उनके मुताबिक हमारा दिमाग अलग अलग मोर्चों पर काम करता है, जैसे वर्ड फ्लुएंसी यानी शब्दों का प्रवाह। कुछ लोग अपनी बात बहुत बेहतरीन ढंग से रख पाते हैं। फिर मेमोरी यानी स्मृति और स्पेस फैक्टर। स्पेस फैक्टर वाला हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, वो काफी प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। ये बिना आंखों से देखे ये कल्पना करना है कि चीजें जगह में कैसे फिट होंगी। जैसे जब आप किसी ट्रिप पर जा रहे हो और कार की डिक्की में ढेर सारा सामान सेट करना हो। कुछ लोग इसमें माहिर होते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं। थर्स्टन के मुताबिक ये सभी क्षमताएं एक दूसरे से काफी हद तक स्वतंत्र हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि समय के साथ मनोविज्ञान में बुद्धि की परिभाषा और भी विस्तृत और समावेशी होती गई। स्रोत में गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का उल्लेख है। गार्डनर ने तर्क दिया कि दुनिया में होशियारी सिर्फ गणित या भाषा तक सीमित नहीं है। उन्होंने 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता की बात की।
सोचिए, इस सिद्धांत ने नजरिया ही बदल दिया। मतलब एक तरह से हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। एकदम सही। इसके अनुसार एक बेहतरीन संगीतकार जिसे शायद गणित बिल्कुल ना आता हो, वो भी अपनी म्यूजिकल इंटेलिजेंस के कारण एक जीनियस है। इसमें खुद की भावनाओं को समझने की क्षमता और दूसरों के मूड या इरादों को समझने की क्षमता भी शामिल की गई। ये तो वाकई नजरिया बदलने वाली बात है। और इसी कड़ी में स्टर्नबर्ग की ट्रायआर्किक थ्योरी का जिक्र आता है, जो बुद्धि को 3 हिस्सों में बांटती है। विश्लेषणात्मक यानी किताबी ज्ञान, रचनात्मक यानी नए अनुभवों से सीखना, और व्यवहारिक बुद्धि। स्रोत में इस व्यवहारिक बुद्धि का जो उदाहरण है वो बहुत ही शानदार है। स्टर्नबर्ग कहते हैं कि व्यवहारिक बुद्धि का मतलब है अपने वातावरण के अनुकूल ढलना। उदाहरण के लिए, यदि आपका बॉस आपसे लगातार अनुचित मांगे कर रहा है, तो हमेशा चुपचाप काम करते रहना ही बुद्धिमानी नहीं है। उस स्थिति में अपने बॉस का नजरिया बदलना, ऑफिस का माहौल सुधारना, या फिर सबसे जरूरी अपने लिए एक नई और बेहतर नौकरी खोजना भी बुद्धिमानी का ही एक रूप है। बिल्कुल, इसे हम आम बोलचाल में स्ट्रीट स्मार्ट होना कहते हैं। किताबी ज्ञान हमेशा आपको असल जिंदगी की समस्याओं से नहीं निकाल सकता। इन सभी अलग अलग विचारों के बीच वर्नन नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने एक पदानुक्रमित सिद्धांत, या कहें एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर पेश किया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना स्पीयरमैन और थर्स्टन दोनों की बातों को मिला दिया जाए। उनके पिरामिड में सबसे ऊपर स्पीयरमैन का जी फैक्टर था, उसके नीचे थर्स्टन वाले बड़े समूह कारक थे, और सबसे नीचे विशिष्ट कारक थे। स्रोत ये भी बताता है कि वर्नन ने यह निष्कर्ष निकाला था कि बुद्धि में व्यक्तिगत अंतर लगभग 60% आनुवंशिक कारणों से होते हैं। फिर से, ये विज्ञान के इतिहास का एक ऐसा बिंदु है जिस पर बहुत लंबी बहसें चली हैं, और इसे हम केवल एक ऐतिहासिक संदर्भ के तौर पर देख रहे हैं। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम सिद्धांतों से निकलकर ये देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने वास्तव में इस बुद्धि को नापना कैसे शुरू किया, तो इतिहास के कुछ बेहद अजीबोगरीब किस्से सामने आते हैं। सर फ्रांसिस गॉल्टन का ही उदाहरण लें। 19वीं सदी के अंत में उनका मानना था कि जो लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, उनकी संवेदी क्षमताएं भी ज्यादा तेज होती हैं। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने बुद्धि मापने के लिए क्या किया? उन्होंने लोगों की गर्मी, ठंड और दर्द सहने की क्षमता का परीक्षण करना शुरू कर दिया। मतलब कोई आपको सुई चुभाए और उससे तय करे कि आप कितने होशियार हैं। आपका बॉस आपकी उंगली में सुई चुभा कर देखे क्या आप कितने होशियार हैं। सुनने में बहुत ही अजीब और बेतुका लगता है, लेकिन उस समय फ्रांसिस गॉल्टन सच में ये मानते थे कि जिसका नर्वस सिस्टम जितना तेज प्रतिक्रिया देता है, वो उतना ही बड़ा जीनियस है। वो मनोविज्ञान का एक बहुत ही शुरुआती और कच्चा दौर था, जहां वैज्ञानिक अंधेरे में तीर चला रहे थे। बिल्कुल। फिर 1890 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जेम्स मैककीन कैटल ने पहली बार मनोवैज्ञानिक साहित्य में मेंटल टेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके टेस्ट भी दिमागी कम और शारीरिक ज्यादा थे। वे मांसपेशियों की ताकत और प्रतिक्रिया समय मापते थे। मनोविज्ञान में असल बदलाव 1905 में आया, जब फ्रांसीसी सरकार ने एल्फ्रेड बिने को एक काम सौंपा। उन्हें स्कूलों में उन बच्चों की पहचान करनी थी जो पढ़ाई में संघर्ष कर रहे थे या मानसिक रूप से थोड़े कमजोर थे, ताकि उन्हें विशेष शिक्षा दी जा सके। पर इसी जरूरत ने दुनिया का पहला वास्तविक बुद्धि परीक्षण पैदा किया, जिसे बिने साइमन स्केल कहा गया। बिने ने यह समझ लिया था कि मांसपेशियों की ताकत मापने से बच्चों की होशियारी का पता नहीं चलेगा। उन्होंने स्मृति, ध्यान और समझ जैसी जटिल मानसिक क्षमताओं को मापना शुरू किया। यह प्रयोगशालाओं से निकलकर क्लिनिकल इंटरव्यू तक पहुंचने का पहला बड़ा कदम था। और यहीं से आयु आधारित मानदंडों की शुरुआत हुई थी ना? हाँ बिल्कुल। इस परीक्षण में आयु आधारित मानदंड बनाए गए, यानी ये देखा गया कि एक 5 साल का औसत बच्चा क्या कर सकता है, और उसकी तुलना दूसरे बच्चों से की गई। बाद में 1916 में टर्मन ने इसे संशोधित किया और इसका नाम स्टैनफोर्ड बिने स्केल रखा गया। और यहीं से मनोविज्ञान में उस शब्द की एंट्री हुई जिसे आज हर कोई जानता है, IQ। 1912 में स्टर्न ने IQ का एक गणितीय सूत्र दिया था। ये सूत्र बहुत ही सीधा था। किसी व्यक्ति की मानसिक आयु को उसके वास्तविक आयु से भाग दें और फिर 100 से गुणा कर दें। बिल्कुल। यानी अगर 10 साल के बच्चे का दिमाग 12 साल के बच्चे के स्तर का काम कर रहा है, तो 12 को 10 से भाग देकर 100 से गुणा करेंगे और उसका IQ 120 माना जाएगा। सोचिए, ये सूत्र बच्चों के लिए तो एकदम सटीक था, लेकिन स्रोत बताता है कि आगे चलकर इसमें एक बहुत बड़ी खामी निकल कर आई। अगर एक 10 साल का बच्चा 12 साल के स्तर का सोचता है,
तो वो होशियार है। लेकिन एक 40 साल के आदमी की तुलना 45 साल के आदमी से कैसे करेंगे? 40 और 45 की उम्र में दिमागी विकास में कोई खास अंतर नहीं होता। वयस्कों पर आकर ये आईक्यू का गणित पूरी तरह फेल हो गया और मनोविज्ञान को एक नया तरीका खोजना पड़ा। ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है। उम्र के साथ मानसिक आयु का बढ़ना रुक जाता है, इसलिए वो पुराना फॉर्मूला वयस्कों के लिए बेकार था। इस बीच एक और ऐतिहासिक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रथम विश्व युद्ध। 1917 में अमेरिकी सेना को रातों रात लाखों सैनिकों की भर्ती करनी थी। उन्हें यह तय करना था कि कौन अफसर बनेगा और कौन क्लर्क। व्यक्तिगत रूप से हर सैनिक का परीक्षण करना असंभव था, इसलिए पहली बार सामूहिक परीक्षण बनाए गए। आर्मी अल्फा उन लोगों के लिए जो पढ़ लिख सकते थे और आर्मी बीटा उन लोगों के लिए जो अनपढ़ थे या अंग्रेजी नहीं जानते थे। ये आर्मी बीटा वाला हिस्सा ये साबित करता है कि भाषा हमेशा होशियारी का पैमाना नहीं होती, और यहीं से परीक्षणों के प्रकारों का वर्गीकरण शुरू होता है। स्रोत स्पष्ट करता है कि परीक्षण व्यक्तिगत हो सकते हैं, जहां एक समय में एक व्यक्ति का परीक्षण होता है, या सामूहिक, जहां एक साथ सैकड़ों लोग टेस्ट देते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है वर्बल और नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट के बीच। वर्बल टेस्ट तो पढ़े लिखे लोगों के लिए है, लेकिन परफॉर्मेंस टेस्ट बहुत अलग होते हैं। इनमें आपको भाषा की जरूरत नहीं है, आपको शायद कुछ आकृतियां जोड़नी हो या कोई पैटर्न पूरा करना हो। और परफॉर्मेंस टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनका उपयोग अनपढ़ या बधिर लोगों के लिए भी किया जा सकता है। सबसे अहम बात जो स्रोत में बताई गई है वो ये है कि इन परफॉर्मेंस टेस्ट्स को अक्सर कल्चर फ्री परीक्षण भी कहा जाता है। कल्चर फ्री का मतलब है कि इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको किसी विशेष देश की भाषा, वहाँ की संस्कृति या वहाँ के स्कूली ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये विशुद्ध रूप से आपके दिमाग की तुरंत काम करने की क्षमता को मापता है। अब अगर आधुनिक परीक्षणों की बात करें तो आज मनोविज्ञान की दुनिया में दो सबसे बड़े दिग्गज हैं, स्टैनफोर्ड बिने और वेशलर। स्रोत में स्टैनफोर्ड बिने के 5वें संस्करण यानी SB5 का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। ये 2 साल के बच्चे से लेकर 89 साल के बुजुर्ग तक का मूल्यांकन कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। जैसे स्रोत कहता है कि ये परीक्षण CHC सिद्धांत पर आधारित है और इसमें चेंज सेंसिटिव स्कोर्स का उपयोग किया जाता है। रुकिए, ये चेंज सेंसिटिव स्कोर्स और CHC सुनने में बहुत तकनीकी लग रहे हैं। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझते हैं, CHC सिद्धांत आज के समय में मानव बुद्धि का सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किया जाने वाला मॉडल है। ये मॉडल कहता है कि बुद्धि को मापने के लिए हमें 5 मुख्य चीजों को देखना होगा। फ्लूइड रीजनिंग यानी नई समस्याओं को सुलझाना, ज्ञान यानी जो आपने सीखा है, मात्रात्मक तर्क यानी नंबरों का खेल, दृश्य स्थानिक प्रसंस्करण यानी आकृतियों और जगह को समझना, और वर्किंग मेमोरी यानी दिमाग में जानकारी को कुछ देर के लिए रोककर उस पर काम करना। और जहां तक चेंज सेंसिटिव स्कोर्स की बात है तो ये एक ऐसा पैमाना है जो समय के साथ इंसान की क्षमताओं में होने वाले बहुत ही छोटे बदलावों को पकड़ लेता है। मान लीजिए किसी बच्चे का इलाज चल रहा है तो ये स्कोर बता सकता है कि 6 महीने में उसकी याददाश्त में कितना सुधार हुआ। ये तो बहुत ही उपयोगी है। वहीं दूसरी ओर डेविड वेशलर का दृष्टिकोण थोड़ा अलग था। वेशलर का मानना था कि बुद्धि सिर्फ पहेलियां सुलझाना या सवालों के जवाब देना नहीं है। उनके अनुसार बुद्धि वे क्षमता है जिससे इंसान कोई उद्देश्यपूर्ण कार्य कर सके, तर्कसंगत सोच सके और अपने पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से निपट सके। वेशलर के परीक्षणों के भी अलग अलग संस्करण हैं। वयस्कों के लिए WAIS-4, बच्चों के लिए WISC और छोटे प्री स्कूल के बच्चों के लिए WPPSI। वेशलर की सबसे बड़ी देन है डिविएशन IQ का सिद्धांत। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि मानसिक आयु वाला पुराना सूत्र वयस्कों पर आकर फेल हो गया था। वेशलर ने इस समस्या को हमेशा के लिए सुलझा दिया। रुकिए, ये डेविएशन IQ सुनने में फिर से गणितीय पहेली लगता है। अगर मैं इसे सरल भाषा में समझना चाहूँ तो क्या इसका मतलब यह है कि हम अब लोगों की तुलना उनकी उम्र के बजाय एक बेल कर्व या पूरी आबादी के औसत से कर रहे हैं? बिल्कुल सटीक, यही इसका मूल अर्थ है। वेशलर ने कहा कि हम देखेंगे कि पूरी आबादी का औसत प्रदर्शन कैसा है। इस प्रणाली में औसत स्कोर हमेशा 100 माना जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 15 होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सामान्य आबादी के लगभग 68% वयस्क
हमेशा 85 और 115 के स्कोर के बीच ही आएंगे। अगर आपका स्कोर 130 से ऊपर है तो आप उस टॉप 2% आबादी में आते हैं जो असाधारण रूप से होशियार हैं। WAIS-4 के वर्तमान संस्करण में बुद्धि को 4 प्रमुख सूचकांकों में मापा जाता है। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन यानी भाषा को समझना, परसेप्चुअल रीजनिंग या स्थानिक तर्क, वर्किंग मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड यानी जानकारी को तेजी से प्रोसेस करना। अभी तक हमने जितने भी परीक्षण देखे हैं वे बहुत लोकप्रिय है, लेकिन स्रोत एक और बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण परीक्षण श्रृंखला की ओर ध्यान दिलाता है। कॉफमैन असेसमेंट स्केल्स, विशेष रूप से बच्चों के लिए बना KABC-2। ये परीक्षण मुझे इसलिए खास लगा क्योंकि इसे बुद्धि के सैद्धांतिक मॉडलों और परीक्षण के व्यावहारिक मापन के बीच की खाई को पाटने के लिए बनाया गया था। ये सिर्फ बच्चे पर एक ठप्पा नहीं लगाता, बल्कि ये बताता है कि बच्चा नई चीजें सीख कैसे रहा है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो KABC-2 की सबसे बड़ी खूबी इसका लचीलापन है। ये परीक्षण करने वाले को 2 अलग-अलग सैद्धांतिक मॉडलों में से चुनने की आजादी देता है। पहला है लूरिया का न्यूरोसाइकोलॉजिकल मॉडल। इस मॉडल की खासियत यह है कि यह बच्चे द्वारा पहले से अर्जित किए गए ज्ञान को बाहर रखता है। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे माहौल से आता है जहां उसे अच्छी स्कूली शिक्षा नहीं मिली है। अगर आप उसका सामान्य टेस्ट लेंगे तो वो फेल हो जाएगा, लेकिन लूरिया मॉडल उसके अर्जित ज्ञान को दरकिनार करके सिर्फ उसकी दिमागी प्रोसेसिंग को मापता है और MPI स्कोर देता है। ये तो बहुत ही निष्पक्ष तरीका है। और दूसरा मॉडल क्या है? दूसरा दृष्टिकोण CHC मॉडल है, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। ये मॉडल मानता है कि अर्जित ज्ञान और सीखी गई बातें भी बुद्धि का अहम हिस्सा हैं। ये FCI स्कोर देता है। परीक्षक बच्चे की पृष्ठभूमि और सामाजिक माहौल को देखकर यह तय कर सकता है कि दोनों में से कौन सा मॉडल उस बच्चे के लिए अधिक सही और न्यायपूर्ण रहेगा। और अगर आप स्रोत में दिए गए KABC-2 के सब टेस्ट यानी उप परीक्षणों को देखें तो वे सच में बहुत मजेदार लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे बच्चे कोई वीडियो गेम खेल रहे हों। एक सब टेस्ट का नाम है रोवर। इसमें बच्चे को एक ग्रिड के ऊपर एक खिलौना कुत्ते को सबसे छोटे रास्ते से हड्डी तक ले जाना होता है, जिसमें रास्ते में पत्थर और झाड़ियां जैसी बाधाएं होती हैं। ये योजना बनाने की क्षमता को मापता है। एक और मजेदार सब टेस्ट है एटलांटिस। इसमें बच्चों को मछलियों और पौधों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं और उन्हें कुछ बिल्कुल ही काल्पनिक और अर्थहीन नाम सिखाए जाते हैं। फिर देखा जाता है कि वे उस नई और अजीब जानकारी को कितनी तेजी से याद रख सकते हैं। ये बच्चों को बिना डराए उनके सीखने की क्षमता को मापने का एक बहुत ही रचनात्मक तरीका है। इसी तरह किशोरों और वयस्कों के लिए कॉफमैन ने KAIT विकसित किया। ये 11 वर्ष से लेकर 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए है। ये परीक्षण 2 प्रकार की बुद्धि को एक साथ मापता है। फ्लूइड बुद्धि यानी नई समस्याओं को हल करने की क्षमता, और क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि यानी स्कूल और संस्कृति से अर्जित किया गया ज्ञान। ये परीक्षण लूरिया के न्यूरोसाइकोलॉजिकल सिद्धांतों और जीन पियाजे की फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट को एक साथ जोड़कर व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता की पूरी तस्वीर पेश करता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? हमने देखा कि कैसे बुद्धि का मापन फ्रांसिस गाल्टन के उस दौर से शुरू हुआ जहां लोग दर्द और ठंड सहने की आदिम जांच को ही होशियारी मान बैठे थे। फिर हम वहां से आगे बढ़े, जी फैक्टर पर बहस की, IQ का गणितीय सूत्र बनाया और उसे वयस्कों के लिए फेल होते हुए देखा। और आज हम जटिल पहेलियों, डेविएशन IQ के बेल कर्व और सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष परीक्षणों तक पहुंच गए हैं। सारांश में कहें तो ये जानकारी हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करती है कि आज के युग में जहां इंटरनेट के कारण जानकारी हर जगह उपलब्ध है, बुद्धि का मतलब सिर्फ तथ्यों को रटना या स्कूल में अच्छे नंबर लाना नहीं रह गया है। बुद्धि के आधुनिक परीक्षण और सिद्धांत हमें दिखाते हैं कि असली बुद्धिमत्ता नए माहौल में ढलने, समस्याओं को रचनात्मक तरीके से सुलझाने, अपने बॉस या पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने और अपने सामने आने वाली अप्रत्याशित बाधाओं को पार करने की क्षमता में निहित है। जानकारी का होने बुद्धि नहीं है, बल्कि उस जानकारी का सही समय पर सही इस्तेमाल करना असली बुद्धि है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत में दी गई जानकारी के आधार पर एक ऐसा सवाल सामने आता है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। स्रोत हमें बताता है कि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को मापने वाले परीक्षण जैसे KAIT का एक बड़ा हिस्सा और CHC मॉडल काफी हद तक स्कूली शिक्षा और उस प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं जिसे संस्कृतिकरण या अकल्चुरेशन कहा जाता है।
यानी आप अपने समाज और संस्कृति में कितने घुले मिले हैं। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल पहलू है। दूसरी तरफ कुछ परीक्षण खुद को कल्चर फ्री होने का दावा करते हैं, लेकिन अगर हम ईमानदारी से सोचें तो यदि हमारे कई महत्वपूर्ण और मान्यता प्राप्त बुद्धि परीक्षण इस बात पर इतनी गहराई से निर्भर करते हैं कि हमने स्कूल में क्या सीखा है, हमारे घर में कैसी भाषा बोली जाती है, या हम अपनी संस्कृति में कितने रचे बसे हैं, तो क्या जिसे हम विज्ञान की भाषा में बुद्धि कहते हैं वो वास्तव में केवल किसी व्यक्ति के सामाजिक विशेषाधिकार और अच्छी शिक्षा तक उसकी पहुंच का मापन तो नहीं है? क्या एक बच्चा जो शानदार स्कूल में पढ़ा है वो सिर्फ इसलिए अधिक बुद्धिमान मान लिया जाता है क्योंकि परीक्षण उसी की दुनिया की भाषा बोलते हैं? क्या किसी इंसान की बुद्धिमत्ता को उसके सामाजिक और आर्थिक माहौल से पूरी तरह अलग करके देखना मुमकिन भी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक सच्चा कल्चर फ्री परीक्षण वास्तव में कभी संभव हो सकता है, या ये सिर्फ मनोविज्ञान का एक अधूरा सपना है? ये है एक ऐसा विचार जिसे मैं आज आप सबके सोचने के लिए यहीं छोड़ रही हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई गहन चर्चा के साथ।